नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे को अपनी आरबीएसई की क्लास फिर से लेकर मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए। अच्छा, अभी भी कुछ विद्यार्थी ये पूछते हुए देखे जाते हैं कि सर ये आरबीएसई की क्लासेस हमारे लिए फायदेमंद है क्या? मैं एसआई की तैयारी कर रहा हूँ। सर ये आरबीएसई वाली क्लासेस हमारे लिए फायदेमंद है क्या? मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ। भैया, जिसके अंदर आपके राजस्थान अध्ययन यानी कि राजस्थान जीके के सवाल पूछे जाते हैं, ये उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप जब देखते हो कि ये प्रश्न, कई भाई बंधु आपके बहुत विद्वान भाई बंधु बताएंगे कि ये प्रश्न आरबीएससी में से आया है, ये आरबीएससी में से आया है। फिर ये आरबीएससी की जिनके पास में किताबें नहीं भी है, आजकल मिलती नहीं है वैसे, क्योंकि स्कूल से बहुत कम वहां पे भी आती, लिमिटेड है तो मिलती नहीं है। ये सारे उनके लिए है जो भी राजस्थान का एग्जाम दे रहे हो, राजस्थान जीके पूछा जाना है तो ये उन सभी के लिए है। आंख नीच के ले सकते हो। अब के आरएस के लिए है या वो है, या इतने मतलब बचकाने सवाल मत पूछा करो आप, ठीक है ना। वैसे भी आज राजस्थान रॉयल्स हार चुकी है। पहले सोचा कि राजस्थान जीत जाएगी, बड़े जोश के साथ आनंद के साथ में फिर क्लास पढ़ाएंगे। अब नहीं जीती तो भी जोश और आनंद तो लेना ही है। नहीं जीती नहीं जीती। एक बात की तसल्ली फिर भी है कि उसमें राजस्थान के खिलाड़ी नहीं थे ना, इसलिए नहीं जीती। यदि राजस्थान के खिलाड़ी उस टीम में होते, सिर्फ नाम ही तो रखा, यदि होते तो क्या मजाल की अपन को हराते। बस ये सोच के और अगली साल की इंतजार करेंगे वापस राजस्थान रॉयल का। ठीक है, चलिए। एक चीज और सीखने को मिलती है, जरूरी नहीं कि जीत से ही सीखने को मिले, हार से भी सीखने को मिलती है, कि जब जिस भी क्षेत्र में कंटिन्यूटी नहीं रखी जाए, नियमितता नहीं रखी जाए, तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। चाहे आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप कोई खेल में शामिल हो, चाहे आप किसी प्रतिस्पर्धा में शामिल हो। राजस्थान रॉयल्स ने पहले मैच जीते, चार लगातार जीते, उसके बाद में कंटिन्यूटी नहीं रखी जीतने की, तो निश्चित रूप से बाहर होना पड़ेगा। अब बीच में देखो, एक मैच पिछला वाला जीता लेकिन अब नहीं जीत पाए, तो बाहर होना पड़ेगा। मेरी जितनी बहनें पढ़ रही है बोर हो रही होगी इस चीज से, सर क्या मैच लेकर आ गए बीच में, हम तो देखते ही नहीं, क्योंकि महिलाएं कम देखती है और जितने भी भाई बंधु है वो सारे ही देखते हैं। आज उदास है सारे के सारे। ठीक है, चलिए उदासी आपकी मिटा देते हैं। आज है आपका रविवार और रविवार को रात 8 बजे वाली क्लास के अंदर आपका स्वागत है। अपनी 17वीं क्लास है। आज थंबनेल थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, थोड़ी सी डिजाइनिंग नहीं की है, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। चलिए, आज का टॉपिक है अपना राजस्थान में कृषि विपणन। ये अध्याय 4 है कक्षा 7 का, ठीक है। कक्षा 7 का अध्याय 4 है। अब ये जो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हो, ठीक है ना, ये अध्याय 4 है। ये जो स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो, ये प्रारंभ में नहीं दे रखा है। प्रारंभ में दे रखा है एक नाथू नाम का किसान है, जो ये देखता है कि पिछली बार है ना, मूंग की फसल की पैदावार बहुत, मतलब उसको रेट मूंग की फसल की बहुत ज्यादा अच्छी मिली थी। तो फिर क्या वो मूंग बोता है, लेकिन बाकी सारे किसानों ने भी देखा कि मूंग बोने से फसल अच्छी हुई है, तो बाकी सारे किसान भी मूंग बो देते। एक ही फसल बहुत ज्यादा हो जाने से उन्हें सही मूल्य उसका नहीं मिल पाता है, फिर वो चिंतित होते हैं। तो किसानों को मतलब इस चिंता के समाधान के लिए, या उनको सही उचित मूल्य मिले, इनके लिए क्या चीज होनी चाहिए, ऐसे भूमिका बनाकर पाठ को शुरू किया गया। अब पाठ को शुरू किया है, लेकिन पाठ जो है, अध्याय जो है, वो कृषि विपणन पे है, ठीक है ना। और कृषि विपणन किसे कहते हैं, ये इसके इर्द गिर्द है पाठ, इसलिए ये अगले पृष्ठ से मैंने इसका स्क्रीनशॉट पहले लिया है कि प्रारंभ में इस चीज को समझना जरूरी है, उसके इर्द गिर्द पूरा अध्याय चलता है। देखो, सब चीजों को पढ़ने का एक पैटर्न होता है अलग अलग। अच्छा, बीच में वापस मैं थोड़ा सा इस लिंक से हट रहा हूं, और वो ये है कि आज ईओआरओ का एग्जाम था, और जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि मुझसे पढ़े हुए उनका ही अच्छा हुआ, और भी काफी सारे बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन मुझसे पढ़े हुए ही मुझे बताते हैं, इसलिए मुझे पता है कि मुझसे जो पढ़े थे उनकी बहुत अच्छी खुशी बहुत ज्यादा आई है आज, कि सर वन लाइनर भी काम कर गई, क्लासेस भी काम कर गई, टेस्ट सीरीज भी काम कर गई, सारे के सारे आए। देखो, मेहनत जहां जहां की जाएगी वो काम करेगी। हमारी मेहनत तो काम की है, साथ ही साथ आपकी मेहनत भी काम की है। क्यों, टेस्ट सीरीज, वन लाइनर्स, क्लासेस हमने सबके लिए दी है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि सबने उनको पढ़ा है। आप लोगों ने पढ़ा है, इसलिए आप उसकी अहमियत जानते हो कि हाँ, ये चीजें वास्तव में काम की है, और यही चीज सिलसिला ये लगातार चलता आया है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर ऐसे का ऐसे अपन ने प्रदर्शन किया, सेकंड ग्रेड के अंदर किया, रीट के अंदर किया, वीडियो एग्जाम के अंदर किया, सभी के अंदर निरंतर, और सभी के स्क्रीनशॉट अभी भी टेलीग्राम में मिल जाएंगे, सारे सब जब पेपर हुए सब डाले। इस बार ईओ के नहीं डाले, स्क्रीनशॉट बच्चों की प्रतिक्रियाओं के डाले थे। चलिए, तो एक अच्छी बात है कि जिस तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, यानी कि वो सही दिशा में है। चलिए, अब आते हैं अपन कृषि विपणन पे, ठीक है। अब बीच में आप लोगों के लिए अनावश्यक बातें नहीं करेंगे। कृषि विपणन, कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां या सेवाएं आती है
जो कृषि उपज यानी कि जो किसानों ने उगाया है, कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक। अब किसान ने गेहूं उगा दिए, अब जरूरी थोड़ी है कि वो सारे के सारे गेहूं वही किसान खाएगा, और खुद के खाने के लिए इतना ही थोड़ी उगाते हैं, वो तो आखिर में उसको बेचकर फिर आखिर में अर्थ के अंदर बदलते हैं, यानी कि पैसों के अंदर बदलना ही पड़ेगा। तो वो उपभोक्ता तक, मान लीजिए किसान ने उगाया है, मैंने खरीदा है, तो मैं उपभोक्ता हूं उसका, अब मेरा परिवार उससे बनी हुई सामग्री खाएगा, तो मैं उपभोक्ता हूं। उपभोक्ता तक पहुंचाने करनी पड़ती है जितनी गतिविधियां सारी की सारी। अब क्या होगा, गेहूं उगाए तो फिर मजदूर लगा के उनको काटने भी पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में उसे ट्रैक्टर या किसी के माध्यम से फिर घर तक ले जाते हैं बोरियां, फिर घर पे जो है वहां से फिर मंडी तक भी लाते हैं, और फिर आगे प्रोसेस पूरा चलता रहता है। तो जैसे परिवहन हो गया, साधन जितने भी काम में आए, प्रसंस्करण हो गया, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, जो कृषि उत्पाद है उसको खाद्य उत्पाद में बदलना, वो इसके अगले टॉपिक के अंदर ये आने वाला है, वैसे भी उसके अंदर अच्छे तरीके से समझेंगे। प्रसंस्करण हो गया, भंडारण यानी जहां पे रखा गया था वो उचित तरीके से, ग्रेडिंग आदि, ये सारी चीजें जो आ जाती है वो कृषि विपणन कहलाता है। अब शब्द भारी है, लेकिन ये परिभाषा इस आरबीएससी की पुस्तक में बहुत अच्छी तरीके से सरल तरीके से दी है। क्यों दी है सरल तरीके से? क्योंकि कक्षा 7 के बच्चों को ध्यान में रखते हुए दी है। अपन बूढ़े डांडे पढ़ रहे हैं वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन दी तो कक्षा 7 के लिए। प्रश्न यहां से बन जाता है तो हमें भी पढ़ना पड़ता है, और आपको पढ़ना है वैसे, क्योंकि आप जाकर वहां पे पढ़ाओगे वापस स्कूली बच्चों को, तो आप खुद पढ़े हुए हो, पहले पढ़ लोगे तभी तो अच्छे से पढ़ा पाओगे। फिर बात करें कृषि उपज मंडी। इन कृषि विपणन के अंदर कृषि उपज मंडी बहुत अहम रोल निभाती है। कि इसमें क्या होता है, अब कृषि उपज मंडी सीधी सी बात है कि किसानों की उपज को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक स्थान है, लेकिन एक तरह का बाजार है, मतलब, लेकिन ये बाजार मतलब ऐसे नहीं है जैसे आप मार्केट में ऐसे चले जाओ, कपड़े की दुकान में मिलेगी, जलेबी की मिल जाएगी, मिठाई की वगैरह सारी, और उनके कोई नियम नहीं है। लेकिन यहाँ पे कृषि उपज मंडी जो है निश्चित नियमों पे काम करते हैं, पूरा का पूरा बाजार निश्चित नियमों पे काम करता है। तो ये जो है इसके लिए, ये देखो अब समझना है, किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय, ठीक है, भंडार करना और विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासी समिति है। क्या है कृषि उपज मंडी? सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासी कमेटी है, जो बिचौलियों के शोषण से, जो मीडिएटर होते हैं, बिचौलिए क्या, किसानों से बिचौलिए जो होते हैं वो उनको सही फायदा पहुंचाने नहीं देते, तो बिचौलियों की मतलब शोषण से किसान को बचाते हुए तोल मोल दोनों का किसान के हित में ख्याल रखती है। यानी सीधी सी भाषा में, इतनी परिभाषा आपको पूछी नहीं जाएगी, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि ये सरकार द्वारा वित्त पोषित एक बाजार है, और ये किसानों को सही मूल्य दिलाने के लिए कार्य करती है, और जो बिचौलिए मीडिएटर होते हैं उनका रोल कम हो जाता है। हालांकि इसमें भी आढ़तिये होते हैं, कच्चे आढ़तिये, पक्के आढ़तिये, ऐसे आढ़तिये होते हैं, लेकिन उनका इतना प्रभाव नहीं रहता। जो बिल्कुल ही बिचौली बहुत ज्यादा किसानों से डायरेक्ट ही ले लेते हैं, वो उनको सही रकम नहीं देते हैं, सही मूल्य नहीं देते हैं। अब किसान सीधा ही अनाज उपज मंडी में ले जाता है और वहां पे वो अपने मर्जी से बेच पाता है। अच्छा, किसानों को जो है उसका मूल्य भी सार्वजनिक रूप से पता चलने लग जाता है। आजकल तो रेडियो के माध्यम से भी, और ई पोर्टल हो गए हैं, इंटरनेट के माध्यम से भी पता चल जाते हैं, मोबाइल एप्स के माध्यम से भी पता चल जाते हैं, मंडियों में बड़े बड़े स्पीकर लगे होते हैं, उन स्पीकर्स के माध्यम से भी पता चल जाता है कि भाई इसकी रेट ये चल रही है। अब जैसे जीरा मंडी के अंदर जीरे की रेट जैसे बीच में 60,000 62,000 भी थी, लेकिन अपन को यहाँ घर बैठे रेट पता थी कि वहां पे रेट 62,000 चल रही है, ठीक है, इस बार जीरे की रेट अच्छी आई। तो जैसे ये रेट जो है वहां जाने से नहीं, अपन को घर बैठे भी पता चल जाती है। ये किसकी बदौलत है? कृषि उपज मंडियों की बदौलत है, ठीक है। मुझसे भी बेहतर तरीके से इस चीज को किसान भाई बंधु जो है, क्योंकि अपने स्टूडेंट किसानों में से भी बहुत ज्यादा है, तो वो मुझसे भी अच्छी तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं ही हर चीज अच्छी तरीके से समझा पाऊं या समझ सकता हूं, मुझसे भी अच्छी तरीके से ये किसान समझ सकते हैं, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल ये रहा है। ये फोटो जो आप देख पा रहे हो कक्षा 7 की किताब में ही दे रखा है, कृषि उपज मंडी का ही फोटो है, ठीक है। देखो पूरे ट्रैक्टर भर के लाते हैं, और पूरी देखो बोरियों के थोक लगे हुए हैं। हमारे सुमेरपुर में भी अनाज मंडी है एक, और वैसे वो सरसों की सबसे बड़ी, राजस्थान की सरसों की सबसे बड़ी मंडी भी है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन स्पेशली कृषि उपज मंडी पे, ठीक है। ये तो उसमें दे रखा था, इसके अलावा और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु एक क्या है? बाजार है। जो वही चीज में जो मैंने आपको समझाई
कि एक उचित मूल्य दिलाने हेतु एक तरह का बाजार है और ये नियमों पे काम करता है, इसलिए इसका विनियमन कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है। इसके निश्चित नियम है, इसलिए इसका विनियमन जो किया जाता है वो कृषि विपणन बाजार एक समिति है, एक उसके द्वारा ये किया जाता है, कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा। यहां पे एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974। जहां तक मुझे लगता है कि इस चैप्टर से प्रश्न यदि बनाना चाहेगा एग्जामिनर तो एक प्रश्न तो ये बनेगा, एक आगे पीओएस आएगा वहां से वो बनेगा, वो भी बताऊंगा मैं। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। मैं पेन चेंज करके इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, मतलब इसको याद करना ही है। 1974 ये सन पूछा जाता है, ठीक है ना। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जो इन सभी को संचालित करते चलाते हैं, इसकी स्थापना कब की गई, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। इसके तहत सभी प्रकार की मंडियों की स्थापना और विकास के प्रयास किए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज दे रखी है, उसमें से मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाल के लाया हूं आप लोगों के लिए, और ये फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे की लैंग्वेज नहीं भी पढ़ी तो मैं आपको उसे बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं समझा ही रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं। अब सबकी अलग अलग समझ होती है, तो कोई डायरेक्ट समझ जाता है, कोई मेरे जैसा मंद बुद्धि जिसको बार बार क्लास देखनी पड़ती है। कृषि उपज मंडी के किसानों को बिचौलियों से बचाते हुए उपज का सही दाम दिलवाया जाता है, ठीक है, कृषि उपज मंडी में। इसके द्वारा क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण का कार्य भी किया जाता है, यानी क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी ये भूमिका निभाती है। अब यहाँ पे ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, इतना कोई कठिन चीज आई नहीं कि बहुत ज्यादा आपको मैं गहराई में ले जाके समझाऊं। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसमें आढ़तिये होते हैं। अब आढ़तिये एक तरीके से मतलब बिचौलियों का काम ही करते हैं, लेकिन इनका जो है फिक्स कमीशन होता है। यहाँ पे इसमें कच्चे आढ़तिये भी होते हैं, पक्के आढ़तिये भी होते हैं, और कई तो आढ़तियों की वहां पे दुकान भी होती है, ठीक है, मंडी के अंदर। तो यहाँ क्या है, किसानों की मदद के लिए कमीशन या आढ़त पर मंडी में काम करने वाले लोग होते हैं ये। अब जैसे मान लो कि कोई भी किसान है, बल्लू किसान है या रामलाल जी है या मांगीलाल जी है या कोई भी है, ठीक है, उन्होंने, अब किसान इतने देखते हैं अपन की ज्यादा जो है, पहले के किसान थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, आजकल तो युवा तो पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें पता नहीं है कि कैसे डायरेक्ट वहां अनाज बेचना है। तो वो क्या है, किसी न किसी आढ़तिये से संपर्क कर लेते हैं, वो सीधा अपना ट्रैक्टर लेकर जाते हैं आढ़तिये के पास। आढ़तिया जो है उस पर अपना कमीशन थोड़ा जितना भी 1%, 2%, 4% जितना भी होता है वो लेता है, और उनकी जो उपज की जो रेट है उसी रेट में वो अनाज बिकता है, लेकिन जितना भी बिकेगा उस पर कमीशन ले लेगा। जैसे कि अपन कोई जमीन खरीदने गए, प्लॉट खरीदते, तो प्लॉट में भी अपन को क्या होता है, एक कोई दलाल होता है, ठीक है ना, दलाल होता है, मीडिएटर होता है, जो अपन को प्लॉट बताता है। उसको दोनों पार्टियां पता होती है, एक खरीदार और एक बेचने वाला। अब दोनों से वो 10 लाख से यदि कम है तो 2% लेता है कमीशन, और 10 लाख से अधिक है तो 1% लेता है। अब कई जने कहेंगे गुरुजी पूरी ये भी सिखा रहे हो आपकी जमीनें कैसे खरीदनी बेचनी है। तो 10 लाख से कम में 2% है, 10 लाख से अधिक होते ही 1% है, ध्यान रखना। तो वो भी कमीशन लेगा। अब वो कमीशन बेचने वाले से भी लेता है, खरीदने वाले से भी लेता है, ठीक है ना, ये जमीनों की बात है। इसी तरीके से आढ़तिया जो है, आढ़त और ये भी कमीशन पे काम करते हैं। आढ़त एक तरह का कमीशन ही होता है, ठीक है। चलिए आते हैं कच्चे आढ़तिये। कच्चे आढ़तिये किसे कहते हैं, जो किसानों की उपज को मंडी में बनी दुकानों पर बेचते हैं। अब खुद की आढ़तियों की दुकान होती है, किसानों की उपज को ले लेते हैं और मंडी में बेचते हैं, यानी कि वो किसान वहां पे उपज लेके आता है, उस पर कमीशन आढ़तिये लेंगे और वो चीज किसान वहां पे बेच के चला जाएगा। वहां बोली लगेगी, भाई अनाज की बोली लगेगी, भाई क्या बोली चल रही है, वो खरीदार बोली लगाते हैं, उस तरीके से लिए जाता है। पक्के आढ़तिये क्या होते हैं, जो किसानों की उपज को खरीद लेते हैं, फिर थोक के व्यापारियों को या बड़े व्यापारियों को बेच देते हैं। तो पक्के आढ़तियों से थोक व्यापारियों के लिए माल खरीदते हैं, कच्चे आढ़तियों से खरीदते हैं। जो ये कच्चे आढ़तिये होते हैं ना, किसानों की उपज को जो यहाँ पे बेचते हैं, उनसे पक्के आढ़तिये खरीद लेते हैं और थोक के व्यापारियों को माल, मतलब थोक के व्यापारियों को बेच देते हैं, वो पक्के आढ़तिये होते हैं, ठीक है। ये मंडियों आ गया, जबकि ये है क्या, मंडियों, ये वाला शब्द है ना, मंडियों। मंडियों में बिचौलियों से लाइसेंस शुल्क और खरीदारों से बाजार शुल्क लिया जाता है। अच्छा, ये शुल्क या ये एक तरह का टैक्स है, ये इसलिए लिया जाता है कि बाजार की, यानी कि उस मंडी की जो है व्यवस्थाएं सही तरीके से चल सके, इसलिए ये शुल्क लिया जाता है। तो ये पूछ सकते हैं
कि बिचौलियों से लिए जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? मध्यस्थ। यहाँ बिचौलियों के लिए मध्यस्थ भी शब्द आ सकता है, तो मध्यस्थ से लिए जाने वाला शुल्क कहलाता है लाइसेंस शुल्क, और जो खरीदार आएंगे उनसे लिया जाता है बाजार शुल्क। ठीक है, किसानों से नहीं लिया जाता, जो खरीदार आते हैं उनसे लिया जाता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आपके इसके आरबीएससी की पुस्तक के अंदर दो मंडियां दे रखी है, दो ही दे रखी है। जो आप इस बॉक्स में देख पा रहे हो वो आरबीएससी में दे रखी है, और बाकी की जो देख पा रहे हो वो मैंने शामिल की है, ताकि मंडियां जब पढ़ ही रहे हैं तो फिर साथ में ये भी पढ़े। तो इसमें दे रखी है कि जीरा मंडी जो प्रसिद्ध है वो जोधपुर की है। अब ये नागौर वाली मैंने शामिल की है क्योंकि नागौर के अंदर भी जीरा मंडी है। जीरा मंडी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। धनिया मंडी रामगंज कोटा की प्रसिद्ध है, लेकिन ये धनिया मंडी जो रामगंज कोटा वाली है वो मेथी के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये चीज तो कहाँ आपको ध्यान में रखनी कि ये तो दे रखी है आरबीएससी में। अब इसके अलावा भी प्रश्न तो बनते हैं, तो इनको भी तो देखना पड़ेगा भाई, इनके साथ में भेदभाव क्यों? प्याज मंडी अलवर की, अमरूद मंडी सवाई माधोपुर, मूंगफली मंडी बीकानेर। ठीक है, और जो लूणकरण सर है वो तो राजस्थान का राजकोट भी कहलाता है इसके कारण। फूल मंडी पुष्कर की, गुलाब वगैरह बहुत ज्यादा यहाँ पे पुष्कर में उगाए जाते हैं, और गुलाब से अपने इत्र बनाने का काम भी यहीं पे शुरू हुआ था। अश्वगंधा मंडी झालरापाटन झालावाड़ की, संतरा मंडी झालावाड़ की, भवानी मंडी प्रसिद्ध है इसके लिए। लहसुन मंडी छिपा बड़ौद 12। ठीक है, ये छिपा बड़ौद कहाँ है? 12 के अंदर, 12 की। और ईशबगोल मंडी भीनमाल की प्रसिद्ध है। सरसों मंडी सुमेरपुर की प्रसिद्ध है, ये भी बता दो साथ साथ। अच्छा, सरसों अनुसंधान केंद्र जो है वो सेवर भरतपुर में है, लेकिन सरसों मंडी यहाँ की सुमेरपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये मंडियां जो है डायरेक्ट ही याद करनी है आपको, इसमें कोई ट्रिक नहीं, कोई फालतू की बात नहीं, क्योंकि ये सीधी सीधी आपको याद करनी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन अगली स्लाइड पे। अब देखो, ये भी जाने करके ये बहुत अच्छी एक कॉलम के अंदर ये चीज दे रखी है। इसमें क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे पीडीएस कहा जाता है। ये प्रणाली क्या है कि जैसे कोई भी उत्पाद है, कृषि उत्पाद है या कोई भी उत्पाद है, उसको उचित मूल्य पर सभी लोगों तक उसकी पहुंच सुलभ हो सके, इसके लिए ये जो है सार्वजनिक वितरण दुकानों के माध्यम से ये आम गरीब लोगों तक वैसे पहुंचाई जाती है उचित मूल्य पर। ठीक है, अब देखो, ये वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है। राशन की दुकानों पे जो चीजें मिलती है ना, ये वो चीज है। आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैंने केरोसिन के लिए लाइन में बहुत बार लगा हूं। जब छोटे थे ना, तो उस समय मोकलसर में रहते थे, तो वहां पे हमारे भी राशन कार्ड बना हुआ था। राशन कार्ड बना हुआ था तो तब जब केरोसिन देने का दिन होता था, भाई शक्कर वाली और इनकी लाइन में नहीं लगे, शक्कर भी मिलती थी, 1-2 बार शक्कर के लिए भी लगे थे। तो ये शक्कर वाली में ज्यादा नहीं, लेकिन केरोसिन के लिए जो है वो गैलनियां लेकर जाते थे। ठीक है ना, वो ड्रम वगैरह, कभी 5 लीटर का, कभी 10-20 लीटर का ऐसे, और फिर उस ड्रम पे ही बैठ जाते थे, क्योंकि लाइन लंबी होती थी और लाइन में लगना पड़ता था उसके लिए। फिर जब लाइन में लग जाते और भर जाता, तब फिर वापस फोन करते पापा जी को, वो लेने आते, फिर लेकर आ जाते। तो उस लाइन में हम भी लगे हुए हैं। अब आजकल सिस्टम हो गया बायोमेट्रिक वाला वहां पे भी। ठीक है ना, उचित मूल्य की दुकान, ये जो राशन की दुकान है आप कहते हो, ये वही उचित मूल्य की दुकान है, पूरे भारत के अंदर है। सरकारी दुकान जो चावल, मिट्टी के तेल यानी केरोसिन, गेहूं आदि, शक्कर भी मिलती है, ठीक है, आदि आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित या उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध कराती है। उस समय है ना, जो वहां राशन की दुकान पे यानी उचित मूल्य की दुकान पे जो बैठता था ना देने वाला, वो किसी कलेक्टर से कम पावर का नहीं होता था, उसके पास में पावर बहुत ज्यादा होती थी। वो बहुत मतलब उसकी मतलब हाथाजोड़ी करनी पड़ती थी, वो उसकी अहमियत बहुत ज्यादा थी। ठीक है ना, कि पूरा गांव ही उससे लेता था वो सामान, वो ही सारे फॉर्मेलिटी करवा के देता था। तो ये चीज है सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं यही कह रहा था आपको कि आगे एक और इंपॉर्टेंट सवाल आएगा, वो ये है, इसमें विभाग इंपॉर्टेंट है। तो पीछे बताया 1974 वाला, अब ये कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये जो है वो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के अंतर्गत आता है। यानी इसको संचालित कौन करता है? ये खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग करता है। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल, वर्तमान में राज्य के प्रत्येक जिले में उचित मूल्य की दुकान पर पीओएस मशीन द्वारा उपभोक्ता को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। पीओएस क्या होता है? बायोमेट्रिक, यानी कि अंगूठा लगाओगे डायरेक्ट उसके अंदर आ जाएगा, पूरी डिटेल आ जाएगी और बता देगा कि क्या आपके कितना बाकी है, कितना आपने लिया है, वो सारी चीजें बायोमेट्रिक के आधार पर ये चीज, ताकि कहीं कोई कालाबाजारी धांधली वगैरह नहीं हो, किसी के साथ में कोई ठगी नहीं हुई है।
और बायोमेट्रिक सिस्टम आने वाले समय में जहां तक मैं समझता हूं हर विभाग में आ जाना चाहिए। हर विभाग में आने से क्या होगा कि कार्मिक जो है अनुशासन सीखेंगे, अनुशासनशीलता होगी। मैं तो कहता हूं शिक्षा विभाग में भी आना चाहिए, मैं कहता हूं भाई मंत्र लाइक विभाग है कोई, उनमें भी आना चाहिए, सारे विभागों में आना चाहिए और नीचे से लगाकर ऊपर तक के अधिकारियों के लिए सभी के लिए लागू होना चाहिए। भाई निचले कार्मिकों के लिए लागू हो रहा है और ऊपर के अधिकारियों के लिए लागू नहीं हो रहा है तो भी उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। जब ऊपर के अधिकारी इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो नीचे के अधिकारी ऑटोमेटिक इसको, नीचे के अधिकारी या कार्मिक जो होते हैं वो ऑटोमेटिक फॉलो करते हैं कि भाई साहब फॉलो कर रहे हैं तो हमें भी करना पड़ेगा। तो यही पैटर्न होता है और बायोमेट्रिक मैं जहां तक समझता हूं हर डिपार्टमेंट के अंदर आ जाना चाहिए ताकि कम से कम अनुशासन को तो समझे अच्छी तरीके से, कार्मिक हो चाहे अधिकारी हो चाहे कोई भी हो। मैं तो कहता हूं कि नेताओं के लिए भी ये ऐसा सिस्टम लागू होना चाहिए, तब जाकर भाई नेता भी फॉलो करें हर चीज को, हर प्रोसेस को, तब जाकर जनता भी फॉलो करेगी। भाई नेता ही नहीं करेंगे तो जनता क्यों करेगी? क्योंकि प्रतिनिधि आप करते हो, जन प्रतिनिधि कहा जाता है। जब जन प्रतिनिधि नहीं करे फिर जनता भी कैसे? वैसे तो सर्वोच्च जो है ना राजस्थान के अंदर वो जनता ही सर्वोच्च है, वो भी पॉलिटिकल में बात करेंगे अच्छे से, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में, अच्छा अभी तो स्लाइड बाकी है। अच्छा अब प्रश्न, दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे पीछे कि कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है, किसकी करता है बताओ? शिक्षकों की करता है कि पशुपालकों की, कि विद्यार्थियों की, कि किसानों की? तो आंख बंद करके भी आप उत्तर दे सकते हो कि किसानों की मदद करता है। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है। अब ये मध्यस्थ क्या है? यहां पे मध्यस्थ की जगह अपन ने क्या शब्द प्रयोग किया था आगे? बिचौलिए। बिचौलिए यानी कि जो मध्यस्थता करवाते हैं, मध्यस्थों से वसूला जाता है क्या? लाइसेंस शुल्क वसूला जाता है, ठीक है ना? लाइसेंस शुल्क वसूला जाता है मध्यस्थों से, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा ठीक है, ये हो गया अपने आज का चैप्टर भी पूरा। और यहां तक के टेस्ट भी आरबीएससी वाली टेस्ट सीरीज के अंदर जुड़ चुके हैं। साथ साथ में अभ्यास को जारी रखना, बहुत बेहतरीन तैयारी करके आप आगे बढ़ोगे, इतना मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं। सीटेट की स्ट्रेटेजी और पूरा सब कुछ कल के वीडियो में बता दिया था। आज सुबह एक मोटिवेशनल सेशन का वीडियो डाला गया था, उसे भी देख लेना। बहुत हद तक आपके अंदर सकारात्मकता आ जाएगी। और बाकी बढ़िया, व्यस्त रहो, मस्त रहो। एक ही थ्योरी है मेरी कि आदमी जितना व्यस्त है उतना मस्त है, ठीक है? खाली दिमाग शैतान का घर कभी होना ही नहीं चाहिए। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।